नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे इसके दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। मार्केट में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी, निफ्टी खुलने के बाद करीब 70 पॉइंट गिरकर 24,650 के पास। वहीं नया शिखर बनाने के बाद बैंक निफ्टी में भी मुनाफा वसूली। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज फिर से आउट परफॉर्मेंस। आईटी, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स में आज सबसे ज़्यादा कमजोरी। तीनों सेक्टर इंडेक्सेस करीब ½ % नीचे। वहीं रियल्टी, मेटल और सरकारी बैंकों में आज हल्की खरीदारी कायम। मेटल्स में 3% से के उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरने बना हिंदुस्तान जिंक। डिफेंस शेयरों ने फिर दिखाया दम, इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। भारत डायनामिक्स और मजगांव डॉक एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार। कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच भी 4% तक भागी। ब्लॉक डील से यस बैंक 8% टूटकर वायदा का बना टॉप लूजर। उधर 13.44% हिस्सा के ब्लॉक के बाद एप्टेस वैल्यू करीब 8% फिसला। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक में भी करीब हुई ब्लॉक डील, शेयर 6% नीचे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। वीरूर में रहेंगे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ मानस जी और राजेश जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि Q4 का अर्निंग सीजन कैसा रहा और अब उनका क्या व्यू है। और मार्केट टेक्निकल्स पर केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बातचीत करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब इस शो में हमारा पैनल तैयार है। लेकिन इससे पहले एक रुख जरा मार्केट का करते हैं। मार्केट में देखिए, इंडेक्स बहुत वॉलेटाइल है, बिल्कुल अनट्रेडेबल है। निफ्टी एक रेंज में, लेकिन इतना वॉलेटाइल, अब 86 पॉइंट नीचे, अप डाउन लगातार। बैंक निफ्टी भी देखिए, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कोलैप्स हुआ और अब डे लो के करीब। मिड कैप भी एक्चुअली अब थोड़ा हायर लेवल से कोलैप्स हो रहे हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम है। पिछले कुछ मिनटों में जो मोमेंटम आए उनमें जाइडस लाइफ है, BSE है, HDFC AMC है, ओबेरॉय रियल्टी है। ये सिर्फ पिछले कुछ मिनटों के मूव देख रहा हूँ मैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, PI इंडस्ट्रीज़ है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम आए। और स्टॉक्स जो कोलैप्स हुए पिछले कुछ मिनटों में, उनमें आइनॉक्स विंड शामिल है। उसके अलावा मैनकाइंड फार्मा, मारुति, PB फिनटेक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय डेलो पर हैं। वीरू, ओके, ये बाजार की अब तक की समरी, ये अप्रोच, मतलब जो मार्केट ने ली अब तक इस शुरुआती पौन घंटे में। निफ्टी आपके स्क्रीन पर इस वक्त ऑलमोस्ट डेलो की ट्रैजेक्टरी में घूमता हुआ। चलिए पैनल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मानस, राजेश पालवी जी, विकास सालुके और साथ ही साथ नीलेश जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी कंटेनर कॉर्पोरेशन इस पर्टिकुलर काउंटर में, कॉनकॉर में, क्योंकि टेक्निकली काफी अच्छा बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें 775 पर देखने को मिला था। तो करंट लेवल पर इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 805 और 815 के टारगेट के लिए 779 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 779 के स्टॉप लॉस से 805 और 815 के टारगेट के लिए कॉनकॉर में इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर रडार पर है वो है इंडिगो। इंडिगो में पिछले 4-5 दिनों से एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनने के बाद अपमूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलो अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस काउंटर में ऊपरी स्तरों पर 5500 से लेके 5600 तक की अपसाइड हमें इंडिगो इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 5320 का स्टॉप लॉस रखना होगा और इंडिगो को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, 2 ट्रेड्स आपके यहाँ पे। इंट्रोग्लेवेशन उसमें प्रमुख है, आपकी स्क्रीन पे 5418 पे आके ट्रेड करता हुआ। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी भी 26,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारे दोनों भी कॉल जो है बाय साइड रहेंगे। हमें लगता है यहाँ से वापस एक बेस सपोर्ट लेके एक अपमूव देखने मिल सकता है। दोनों भी बड़े में काउंटर है। बीएमएल मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है और मुझे लगता है कंटिन्यू करते हुए देखने मिल सकता है। तो बीएमएल को यहाँ पे बाय करना है। 43.20 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए फिलहाल तो देखने मिल रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 4640 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है बीएमएल में आते हुए देखने मिलेंगे। 4160 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो दो कल कल डे में एक लो बना चुका था। तो 4160 के स्टॉप लॉस में से बीएमएल को बाय करना है। ऊपर में 4640 का टारगेट। दूसरा रहेगा ग्लैंड। ग्लैंड फार्मा में मुझे लगता है एक अच्छा एक अपमूव देखने मिला है लास्ट 3 वीक में, और वापस एक रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 1870 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ग्लैंड फार्मा में देखने मिल सकते हैं। अभी 1630 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में 1570 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना चुका है वीकली सेशन में। तो मुझे लगता है कि 1570 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, इसको बाय करना है 1870 का। और ये हमारे क्लाइंट को भी हमने ग्लैंड फार्मा को रिकमेंड कर चुके हैं। ओके, ग्लैंड फार्मा 1629 पे। अच्छा, लुक एट HDFC AMC जनाब, 4958 पे ऑल टाइम हाई राजेश पालवी जी का ट्रेड था और गजब मूव दिया यहाँ पे इसने। और यूनाइटेड स्पिरिट्स जो ट्रेड मैंने कविता जी से एक बार पूछा था, वो भी देखिए 5094 पे। मतलब सिंपली मीन्स के कॉल राइटर्स के जोन एट 1600 जो प्लेस्ड है उनको जाके स्ट्राइक करता हुआ इस वक्त ये। राजेश पालवी जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के, बड़ा खूबसूरत ट्रेड रहा आपका HDFC AMC। धन्यवाद वीरेंद्र जी। पहला स्टॉक पसंद आ रहा है रियल एस्टेट स्पेस से, और ओबेरा रियल्टी को ही बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में पोजिशनली भी एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 1840 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है और पूरा स्पेस में ही एक कंटिन्यूटी है अप ट्रेंड की। तो ओबेरा रियल्टी बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 1788। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है केमिकल बास्केट में पीआई इंडस्ट्री यहाँ से एक अच्छा मूव अनफोल्ड करते हुए दिख सकता है। ऑलमोस्ट अब ये 200 डे मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी के आसपास ही थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि आज जिस तरीके से केमिकल बास्केट में मोमेंटम बना है, पीआई इंडस्ट्री में यहाँ ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। एंड अपसाइड का टारगेट 3960 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3855 के आसपास। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज ये आपके बाय कॉल। मानस, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? देखिए, दो लॉन्ग साइड ट्रेड रहेंगे। एक तो यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यूनियन बैंक में हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिला था। कल हमने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज फिर से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 154 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे यूनियन बैंक में, और टारगेट सेट करेंगे 163 के। जो दूसरा स्टॉक है वो JSW एनर्जी का है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया था। 22 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा था। आज 52 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो JSW एनर्जी में खरीदारी करेंगे। 494 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और 530 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, JSW स्टील। अच्छा मानस, एक बार जरा ये USL को देख लेंगे। JSW एनर्जी में आपकी जगह USL को देखेंगे मानस। क्या क्रैक हुआ ये 1584 पे? अब 1600 के कॉल राइटर्स को ट्रैप कर लिया है इसने। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। अगर देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ही इसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने काफी करीब करीब एक मंथ के बाद देखा है, इसके अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो 1700 रुपए के आसपास के आते हैं। तो USL में एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। टाइम फ्रेम रखिए करीब 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस का। 1540 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले और 1700 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर गजब मूव यहाँ पर, और ये आखिरी के 10 रुपये तो जनाब आप समझिए कि बिल्कुल एक 3 से 4 मिनट के अंतराल में आए हैं। तो अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। मिड कैप बैंकिंग में इट्स इंडियन बैंक जो कि लीड करता हुआ, यूनियन बैंक लीड करता हुआ, और मैंने वो जो कुछ केमिकल स्टॉक्स पिक किए थे उसमें UPL का जो ट्रेड रहा वो बेहतरीन रहा। इट्स नाउ 636 टुवर्ड्स डे हाई आकर ट्रेड करता हुआ। मैं कुछ डिफरेंट खोजने की कोशिश कर रहा था कि जहाँ पर कुछ मूव आ रहे हों
सडनली चंबल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनमें एक मूव आ रहा है और इवन फैक्ट मेरे ख्याल से ये भी डे हाई पे, डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे, यस फैक्ट इज एट डे हाई। विकास, कोई व्यू आपका यहाँ पे इस केमिकल स्पेस में मूव आता हुआ? देखो फैक्ट में तो अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में एक अपमूव देखने मिल रहा था। आज यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और ऊपर में मुझे लगता है वापस 990 के आसपास एक अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। चंबल फर्टिलाइजर में अभी भी स्ट्रगल है। यहाँ पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंट 574 पे है। जब तक ये 574 नहीं ब्रेक होता है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा, बट अगर ये ब्रेक होता है तो वहां पे एक अपमूव देखने मिल सकते हैं। कंपैरेटिवली फैक्ट का चार्ट अच्छा है। ओके, चंबल 568 पर डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अब कुछ देर में हम गौतम दुक्कड़ जी से बातचीत शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से कुछ ही देर में वो हाजिर भी होंगे हमारे साथ। और इट्स 24651 इंडेक्स वहीं पर, आई मीन बिना किसी बड़े मूव को लिए हुए ट्रेड करता हुआ। और हम थोड़ा सा एक इंट्राडे बेस बनाने की कोशिश करते हुए लगभग आप समझ लीजिएगा 24,620 630 के जोन में। अच्छा, यूपीएल अब निकल गया, मूव इसने बहुत स्ट्रॉन्ग जो जनरेट किया। उसके बाद जरा जो चीज़ थोड़ा सा कोलैप्स हो रही है, जो मेरे फेवर में नहीं है, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार लेके आइएगा सिर्फ इस बैंक को। कोटक पर आपकी टिप्पणी क्या होगी नीलेश? यही वो स्टॉक था जो कि लार्ज कैप बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल रहा था और अभी भी मेरे ख्याल से इट्स नाउ बिलो 50, डिसाइसिवली बिलो 50। आपका टेक यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेंद्र जी। देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन बैंकिंग स्पेस, जहां पर एक तरफ आप अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी ने आज एक नया हाई लगाया, उसके विपरीत यहाँ पे लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टर्म एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन बन रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। काउंटर में वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है। 2020 और 2010 तक के भी लेवल यहाँ पर लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे कोई भी लॉन्ग ट्रेड इन लेवलों पर ना ले और ऊपरी स्तरों पर जब तक ये काउंटर 2065 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक डीलों की तरफ बढ़ता हुआ और मानस ने एक ट्रेड पिक किया था मेरे ख्याल से, और नहीं मानस ने नहीं, लेकिन वो पहला ट्रेड रहा था आज स्क्रीन पे, वो था कॉनकॉर लेके आइएगा 796 पे। इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट। नीलेश जी, कॉनकॉर अब कोई 800 की कॉल पे फोकस करें क्या इसमें थोड़ा सा? बिल्कुल, देखिए कॉनकॉर हमने खरीदारी की सलाह दी 805 के टारगेट के लिए, और बिल्कुल यहाँ पे जिस हिसाब से काउंटर एक मूव देता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। कॉल ऑप्शन यहाँ पे 800 का देख के चल सकते हैं, जो फिलहाल 22-23 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसका लॉट साइज 1000 का है। इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना होगा 18 रुपीज का, और ये ऑप्शन यहाँ से 26 और 30 तक मूव करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अंडरलाइन हमें ऐसा लग रहा है कि 815 तक भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड करके चल सकते हैं। 800 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। ओके, चलिए कॉनकॉर। अब एक काम करते हैं, चलते हैं आज के बिग मार्केट वॉइसेस में। मिस्टर गौतम दुग्गड़, हेड ऑफ रिसर्च इन इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज आपकी इंडियन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट पढ़ भी रहे थे इनफैक्ट, और अब निष्कर्ष पे बात करते हैं। हमने इस क्वार्टरली नंबर्स को देखा गौतम जी, और इसी आई थिंक अर्निंग सीजन में हमने बहुत कुछ और चीज़ें भी आए। टेरिफ वॉर, इंडो पाक अगर आप देखें तो वो एक मिनी कॉन्फ्लिक्ट, मिनी वॉर, और उसके बाद फिर और बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया और यूक्रेन, सब कुछ डेवलप होते हुए देखा। मीनवाइल वो शायद जो नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं दब गए थोड़ा सा, लेकिन उसका एक एक्चुअल सेंस लेने की कोशिश करते हैं आपसे। ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा? की हाईलाइट्स आपके मुताबिक रही कैसी? ओके, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, नंबर्स कभी दबते नहीं है मार्केट में। सूनर और लेटर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही मैटर करती है। डेली न्यूज फ्लो तो चलता रहेगा, कभी जियोपॉलिटिक्स, कभी वॉर, कभी कुछ, बट द अल्टीमेट रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अलावा नहीं चलता है। और उस हिसाब से अगर आप ये क्वार्टर का नंबर्स देखें, ये बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है एक्सपेक्टेशंस के सामने। हमारी एक्सपेक्टेशन 2% अर्निंग्स ग्रोथ की थी ब्रॉडर मार्केट में, हमारे कवरेज में 300 कंपनीज की।
एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ 10% आई है, निफ्टी 3% आई है, वो थोड़ा सा इंडसइंड बैंक के लॉस की वजह से एग्रीगेट नंबर कम दिखता है, तो निफ्टी भी 6-7% का ग्रोथ है। बट बड़ी बात यह है कि जो स्प्रेड ऑफ अर्निंग्स है, 19 सेक्टर्स ने नंबर्स ऐसे दिए जो उम्मीद से बेहतर या उम्मीद के इनलाइन थे। केवल 3 सेक्टर्स, वो तीनों सेक्टर्स छोटे, उन 3 सेक्टर के नंबर्स उम्मीद से थोड़े से वीक आए हैं। सो स्प्रेड बहुत अच्छा है। दूसरा, 74 to 75% ऑफ द कंपनीज हमारे कवरेज यूनिवर्स की जो है, उन्होंने नंबर्स या तो बीट किए हैं या इनलाइन दिए हैं। केवल 25% यूनिवर्स ने मिस किया है। ये नंबर यूजुअली 64-65% होता है, इस क्वार्टर में ये 75 है। तो बॉटम अप बेसिस पे आप देखते हैं स्प्रेड ऑफ द अर्निंग्स, तो इट्स फार बेटर देन प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जो अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो हम ट्रैक करते हैं कि कितने कंपनीज के अर्निंग्स हमने 3% से घटाए और कितने कंपनीज के 3% से बढ़ाए, तो वो रेशियो थर्ड क्वार्टर FY25 में 0.3 था, इस क्वार्टर में वो 0.6 हो गया है। तो सिक्वेंशियली काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ नंबर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सेक्टर्स के कैटेगराइजेशन के हिसाब से देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ने इस क्वार्टर में हमारे जो 89 कंपनीज हम ट्रैक करते हैं, 19% का अर्निंग्स ग्रोथ दिया है, वहां पे 9% के एक्सपेक्टेशंस के सामने। लार्ज कैप करीबन 10% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट स्मॉल कैप में रहा है, जहां पे अर्निंग्स 16% से डिक्लाइन हुई है। 122 कंपनीज जो हम ट्रैक करते हैं उनके लिए स्मॉल कैप्स के, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल्स का रहा है। स्मॉल कैप एनबीएफसी, स्मॉल कैप एमएफआईज में जो लॉसेस वगैरह आए हैं, उसकी वजह से स्मॉल कैप के एग्रीगेट खराब दिख रहा है। अगर आप स्मॉल कैप को फाइनेंशियल्स हटा के देखते हैं तो फ्लैटिश है। बट किसी भी तरीके से देखिए, स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है अर्निंग्स में, मिड कैप्स ने काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, और लार्ज कैप्स ने ब्रॉडली अपना जो ट्रेंड रहा है 10% के आसपास वो ग्रोथ दिया है। और कई सारे सेक्टर्स ने नंबर्स को बीट किया है, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनबीएफसीज, नॉन लेंडिंग स्पेसिफिकली, इवन टेलीकॉम के नतीजे बहुत अच्छे थे। रियल एस्टेट ने नंबर्स को बीट किया है। मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस जो सबसे बड़ा एक पुश दिया है एग्रीगेट नंबर्स को, मेटल्स ने काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस किया है नंबर्स में। सो ओवरऑल टू आंसर योर क्वेश्चन, हालांकि मार्केट पिछले 3 महीने में कई न्यूज फ्लो पे रिएक्ट किया है, वॉर, जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड कंसर्न्स, बट अल्टीमेट रियलिटी यह है कि 22,500 से जो 25,000 के आसपास मार्केट पहुंचा है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगा कि एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी रहा है। हाँ, वॉर के कंसर्न्स कम हुए हैं, ट्रेड वॉर को लेके जो एक एंजाइटी और वोलेटिलिटी थी वो भी थोड़ी सी खत्म हुई है। बट सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से जो रिटर्न आपने देखा है बॉटम से, उसमें मेरे को लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके अच्छा गौतम जी, आपने अभी बैंक्स का जिक्र किया। किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, स्पेशली इक्विटी मार्केट के संदर्भ में अर्निंग्स बहुत अच्छी रही, तो अब ये भी देखते हैं हम कि वो अच्छा कितना प्राइस में फैक्टर इन है। अगर मैं इस प्राइस पर भी फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को रिवॉर्ड पोटेंशियल्स कितने हैं। रेट कट, लिक्विडिटी को मैनेज करना अच्छी तरीके से, स्टांस में परिवर्तन, ये पीछे छूट चुका है। अभी आप बैंक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और अभी प्राइवेट बैंक्स का थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो जाना अगेंस्ट पीएसयू बैंक्स, आप इन दोनों चीज़ों को देख कैसे रहे हैं? तो देखिए, हमारा बैंक्स पे ओवरवेट है, बीएफएसआई पे पूरे बैंक्स, एनबीएफसी और नॉन लेंडिंग एनबीएफसी से। विद इन दोस 3 सेक्टर्स हमारा बड़ा ओवरवेट जो हमें लगता है जहां से ज्यादा अल्फा बनेगा वो है नॉन लेंडिंग एनबीएफसी, कैपिटल मार्केट प्लेस। सो चाहे वो बीएससी हो, एंजल हो, वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है। हमें एचडीएफसी, एएमसी, नोवामा ये भी ठीक लगते हैं। और चूंकि हम एक रेट कट के एनवायरनमेंट में है, अभी आरबीआई पॉलिसी है ये वीक में, वहां पे भी हमें लगता है 25 बिप्स का रेट कट होगा। मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एनबीएफसीज के लिए काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ जाएंगे, राइट। बट सबसे बड़ा जो एलोकेशन होता है बीएफएसआई में, हमेशा बैंकिंग का होता है। टोटल इंडेक्स में वेट अगर 38% है बीएफएसआई का, तो उसमें लगभग 30% वेट है बैंकिंग का। अभी बैंकिंग में हमने अक्टूबर में हमारा स्टांस चेंज किया था अंडरवेट से ओवरवेट पे। अब पहले 5 महीने का आप अगर रिटर्न्स देखेंगे तो बैंकिंग इंडेक्स इज अप 10 to 11% और आईटी इज डाउन 14%। हमारा हमेशा से ये थीसिस रहा है, और हमने इस पे कई रिपोर्ट्स भी लिखी है पास्ट में, कि कोई भी साल में, कैलेंडर ईयर में, बैंक्स और आईटी साथ में आउट परफॉर्म नहीं करते हैं। ये डेटा में दिखता है आपको। केवल एक साल ऐसा रहा है पिछले 15 सालों में, CY17, जहां पे बैंक्स और आईटी दोनों आउट परफॉर्म किए। अदरवाइज या तो बैंक आउट परफॉर्म करता है या आईटी आउट परफॉर्म करता है। हमने ये व्यू इस साल ये बनाया था कि बैंक्स इस साल आउट परफॉर्म करेगा। अभी तक वो व्यू सही जा रहा है, और वैल्यूएशंस अभी भी काफी रिजनेबल है।
अभी कंसर्न सिर्फ एक है जो आपने पूछा, उसमें यह है कि हम रेट कट के एनवायरनमेंट में है, सो थोड़ा सा निम्स पे प्रेशर रहेगा अगले 3-6 महीने। बट अगर क्रेडिट ग्रोथ मान लीजिए इंप्रूव होती है, बिकॉज लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, रेट कट्स होगा, कैपेक्स भी चालू हो गया है, मार्च का कैपेक्स नंबर 2,40,000 करोड़ रहा है, हम उस पर आते हैं थोड़ी देर में। सो मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है अंडरलाइन, वो काफी फेवरेबल हो रहा है। और अगर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होता है 12, 13, 14 के आसपास जाता है, तो मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस पे आज भी लार्ज कैप बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, काफी मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल है वहां। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए। कुछ और पहलुओं पर बात करता, लेकिन आज थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इस क्वार्टरली नंबर्स पे आपने बात करी। मनोज। बिल्कुल, चलिए अब केडियानॉमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सुशील, क्या व्यू है मार्केट पर अब? ये अनुज जी, अगर हम निफ्टी को मार्केट समझें तो आप मुझे छूट दो कि निफ्टी पे बात करने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि निफ्टी पे बात नहीं करें। उसका कारण दिखाता हूं। पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखाइए। देखिए, निफ्टी के भाव 12 मई के बाद से अब तक लगातार साइडवेज चल रहे हैं, ये दो पीली लकीरों के बीच में। साइडवेज मार्केट एक साइलेंट दोस्त की तरह होता है। जब आपका दोस्त चुप्पी साध लेना, कुछ नहीं बोल रहा है, तो कर्टसी में हमें भी चुप रहना चाहिए। पहले दोस्त को बोलने दो, फिर हम बोलेंगे। हम अकेले बोलते जाए, दोस्त नहीं बोल रहा है, बाजार बोल नहीं रहा है। जो चुप्पी साध लेता है, नॉर्मली वो अपना माइंड चेंज नहीं करता है। इतना साइडवेज जो रन आ गया, तो ठीक है, यहां से अगर हम सावधान हो गए कि तेजी खत्म, यहां से माल बेचना शुरू करो, तो अप ट्रेंड खत्म हुआ, पर डाउन ट्रेंड भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो ये नो ट्रेड जोन में अब हम आके फंस गए हैं। अगर ये ऊपर की लकीर तोड़ के 25,070 के ऊपर जाता है, तो 25,700 तक की जगह बन जाती है। 24,500 के नीचे जाए तो ही अब निफ्टी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड करना चाहिए। 24,500 से लेके 25,000 के बीच में बाजार गिल्ली डंडे खेल रहा है, और 500 पॉइंट की जॉबिंग जिन्हें करनी है वो कर ले। ये हो गई निफ्टी की बात। और रही बैंक निफ्टी पे भी अगर लगे हाथ बात हो जाए, और ये चार्ट अगर आपको मेरे स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का दिख रहा है, तो अगर आज बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा नया हाई बनाया और न्यू हाई को लेकर कोई उत्तेजित हो जाए, तो गलत होगा। खाली न्यू हाई और न्यू लो पे कैलकुलेशन नहीं होती है, तो इरेगुलर बी वेव्स बन रहे हैं। ऐप बना सकती है बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक 1.5-2% बढ़ जाए, कोटक महिंद्रा बैंक 10, वो 2-3% का रिबाउंड दे दे, उससे ज्यादा की जगह नहीं है। पर इवेंचुअली एचडीएफसी बैंक को 1-2% बढ़ने के बाद 12-13% नीचे की जगह है, और आईसीआईसीआई बैंक बहुत कमजोर हो रखा है। तो हम बैंक निफ्टी में भी होशियारी मारने के बजाय चुपचाप किनारे में बैठेंगे। 55,350 के नीचे चलेगी तो शॉर्ट करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो बचता क्या है अनुज? फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की लॉन्ग शॉर्ट, और उस पर हम काम कर सकते हैं। उस पर बात करते हैं। फिर यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अच्छे लॉन्ग आइडियाज़ कहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, अगर आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा घटने को तैयार नहीं है, तो वहां पर किसी भी भाव से लॉन्ग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो को कोई 2-3-4% से ज्यादा घटने का मूड नहीं है, तो जब भी कोई ओवरऑल मार्केट में शेकआउट आएगा, तो हम आईटी के लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी बनाने की सोचेंगे। 3 महीने 6 महीने के इंटरवल पर एम्फेसिस, बीएफएल, एलटीएस, एलटीआईएम, हम इनको लेंगे। आईटी में सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है जो एक अपवाद हो सकता है, जिसको हो सकता है हम शॉर्ट करें, कि जो कोफोर्ज की चार्ट अभी ऐसी है कि शायद वो शॉर्ट किया जा सके, बाकी नहीं। अब मैं अगर फाइनेंशियल्स में आता हूं, पीएसयू बैंक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हमने 1 महीने ये व्यू लिया हुआ था। अब उसके अंदर में से कुछ बैंक्स, पीएसयू बैंक्स के भी ऐसे आ गए हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, जहां एक बार 25-30-40% का कनेक्शन घट सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी को वाइडन करने के लिए और स्टॉक्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो मैं पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक के पीछे पीछे अब और 2-3 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी नाम आने लग गए। तो बैंकिंग के अंदर में घूम फिर के कुछ छोटे वाले बैंक्स हैं जिनको हम लॉन्ग रखेंगे। ये 10-12% आईसीआईसीआई बैंक घट जाएगा और 10-12% एचडीएफसी बैंक घट जाएगा। उस चक्कर में पीएसयू बैंक्स में जो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, वो चाल ना छूट जाए, इसलिए उन सब में घूम फिर के हम तेजी में है। बाकी के फाइनेंशियल्स में अगर मैं आ जाऊं, मैं सीडीएसएल की चार्ट लगातार हर पुलबैक में लेने की है। एट द सेम टाइम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट पे, जिसपे हमने कॉल लिया था कि ये आधा हो जाएगा, और वो स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस लगवा दिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरे लिए बाई हो जाएगा। तो वापस उसका हम वेट करेंगे, चाहे वो 500 रुपया ऊपर
या 300 रुपया नीचे वापस सेल का सिग्नल मिलेगा तो उसी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्सचेंजेस के सौदे में एक CDSL ऐसा है कि अगर आप मेरे को पूछोगे ऐसा कोई स्टॉक बताओ जो कुछ भी हो जाए बाजार में नहीं बेचने का है, तो CDSL है। अब बाकी के तेजी के स्टॉक्स में देखिए, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये 5% भी नीचे घट जाएंगे तो कोई ट्रेडिंग करने के स्टॉक्स, इनको हमें पकड़ के बैठना है। हमें लगता है अगले 6 महीने में दोनों स्टॉक डबल हो सकते हैं। तो ये 5, 7, 8, 10 स्टॉक्स को आप यूं मान लो आज की तारीख में, जो लार्ज वाले स्टॉक्स हैं। दुनिया भर के बाकी छोटे बी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको कि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, पकड़ के बैठ जाओगे। जैसे तत्व चिंतन है, फार्मा रिलेटेड स्टॉक, जिसमें एक बड़ा बाई पैटर्न आ गया कि 2-3 गुना इसका भाव हो जाएगा, तो 5-10% घट भी जाएगा तो उसको लेने का ही है। तो उस तरह रोज कोई ना कोई बी ग्रुप के स्टॉक्स में बाई सिग्नल्स आते जा रहे हैं। और सेल सिग्नल कहां पर आ रहे हैं सुशील जी इस समय? ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सेल सिग्नल ही जो है ना कंफ्यूज कर रहा है। अब देखिए, अडानी में कल जो खबर आ गई और जिसका उन्होंने खंडन भी कर दिया, काफी स्पष्ट खंडन किया है, खबरों को छोड़ दो। अब एक बार इस चार्ट को दिखाओ, पीसीआर से मेरा अनुरोध है। देखो अडानी पोर्ट्स की चार्ट को आप प्लीज मेरे स्क्रीन पे देखो। ये जो लेटेस्ट येलो लाइंस है, इनमें जो पैटर्न कैप्चर्ड है, ये एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न करेक्शन कर रहा है इस फॉल का, जो यहाँ 1600 से शुरू हुआ, 1600 से 1000 रुपया गया और 1450 हो गया। और इररिस्पेक्टिव ऑफ ये न्यूज, आज जो इसमें जो ब्रेकडाउन बना था वो वापस ठीक एक बार उसके ऊपर जुड़ गया। आज का लो अगर टूट जाता है विद और विदाउट एनी न्यूज, तो इसमें 1000 रुपये की सेलिंग, 1000 रुपये तक की सेलिंग हो सकती है। सेम तरीके से अडानी इंटरप्राइजेस की भी चार्ट है। पर मैं अडानी ग्रुप के अंदर में देखूं कि NDTV, ACC, अंबुजा सीमेंट, वो 5% का भी डिप आए तो लेने के स्टॉक्स हैं। तो विद इन एक सिंगल सेक्टर भी इंडिविजुअल स्टॉक्स की रोटेशन है। तो एक तरफा कोई बाजार की थीम बनाना किसी एक सिंगल सेक्टर या किसी एक प्रमोटर ग्रुप के साथ ही पॉसिबल नहीं है। तो शायद ओवरऑल मार्केट का एक तरफा ट्रेंड बनने को टाइम ले सकता है। अब मैं स्टील के स्टॉक्स में अगर जघन्य सेल पैटर्न बन रहे हैं, मेरी बात पे हो सकता है कुछ लोगों को क्रोध भी आ जाए, पर क्रोध आने से कुछ होगा नहीं। जो बाजार है जी, ये पास्ट में भी इस तरह के काम हो चुके हैं, इस तरह के भाव बन चुके हैं। टाटा स्टील का भाव 2 डिजिट में आ जाए और उसके बाद फिर इसका भाव 200 रुपया हो जाए, 2 डिजिट दिखा के, 160 वाले का 2 डिजिट हो जाए, 2 डिजिट का मतलब 100 के नीचे जाए और उसके बाद फिर दोबारा 200 हो जाए, उस तरह की चार्ट है। अगर आप्ला पोलो यहाँ से 40-50% घट जाए और जिंदल के भी सारे स्टील के नाम, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी लगता है कि एक बार वापस 90 रुपया हो जाए, भले उसके बाद हमारे को 250 रुपया लगता है, पर फिलहाल तो स्टील के स्टॉक्स में बेच के ही कमाने का मौका है। तो चाहे वो स्टील हो, चाहे वो बेस मेटल्स हो, नॉन फेरस मेटल्स, तो एक बार मेटल्स में शॉर्ट सेलिंग करने का फिलहाल इस वक्त बाजार है। इवन इफ निफ्टी, बैंक निफ्टी महीने भर से साइडवेज रेंज में है, रोटेशंस में इस वक्त मेटल्स को शॉर्ट करने के सिग्नल्स है। ओके, कोई डार्क हॉर्स, कोई एक स्टॉक अगर जिस पे दाम लगाया जाए? ऐसा करना नहीं चाहिए अनुज, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है कोई एक ही सिंगल स्टॉक को पकड़ा जाए तो। पर वैसे बहुत सारे डार्क हॉर्सेस हैं, मतलब अलग अलग टाइम होराइजन पर आपके। मैं यही कहूंगा सिंपल सरल थ्योरी में कि आप घटने पर PSU बैंक्स को डार्क हॉर्स बनाइए। अगले 6 महीने की जो बड़ी तेजी चलेगी, एक अगर फाइनल करेक्शन कोई आना है 15-20% का इंडेक्स पे ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो उसके बाद ये PSU बैंक्स ही डार्क हॉर्सेस है। कोई PSU बैंक्स पे बैट नहीं कर रहा है और बहुत सारे PSU बैंक्स ऐसे हैं जो 3-3 गुना भी यहाँ से हो सकते हैं। तो बड़ा डार्क हॉर्स PSU बैंक्स में लगता है। ओके, चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। इस शो को समेटेंगे। इस ब्रेक के बाद कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।